बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी ट्वेल्थ के जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट भी हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी बुक में से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, राउंड अबाउट 43 क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और शॉर्ट के हवाले से जो है ये अहमियत रखते हैं। तो वन बाय वन जो है वो क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उस क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या है और उसका पॉसिबल आंसर जो है वो क्या बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डीएनए पॉलीमरेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए पॉलीमरेज से कैसे डिफरेंट होता है। एक तो स्ट्रक्चर वाइज जो है वो डिफरेंट होता है, उसके अंदर डिफरेंस आ रहा होता है, और दूसरा जो है वो एक फंक्शनल बेस जो है वो इसके अंदर भी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो फंक्शनल बेस पूछा गया है कि डीएनए जो है वो आरएनए से कैसे डिफरेंस होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपनी वर्किंग करने के लिए जो है वो प्राइमर रिक्वायर करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर रिक्वायर नहीं करता, वो एज इट इज़ जो है वो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करता है। तो ये जो है वो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डीएनए वाले चैप्टर में से जो है वो आया हुआ है जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। आरएनए पॉलीमरेज तो ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होता है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, वाई प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स कांट पास थ्रू कैपिलरीज ड्यूरिंग ब्लड फिल्ट्रेशन इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर जब उसका फंक्शनिंग हो रही होती है ब्लड फिल्ट्रेशन की, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की, तो उस वक्त जो है वो प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स उसमें से पास क्यों नहीं होती नेफ्रॉन के अंदर। उसकी वजह यह है कि प्रोटीन और ब्लड सेल जो है उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, जो कैपिलरीज़ के यानी अक्रॉस जो है वो पास नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ये दोनों पास नहीं होती। समहाउ ग्लूकोज भी नहीं होता, तो उसके अलावा बाकी जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, एक्सक्रीशन होती है, वो पास हो जाती है, जो एज अ फिल्ट्रेट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। ये क्या है, ये भी फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन से रिलेटेड है। इसको आप जो है वो बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। तो जब जो है ना वो यूरिन डाइल्यूट यूरिन यानी हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो बनाना हो, जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हो, तो उस मैकेनिज़्म को जो है वो कंप्लीट काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म कहते हैं, जिसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती है और जिसके अंदर एडीएच हार्मोन और एक दूसरा एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो जिसके नतीजे में जो है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस डिजीज़ जो है वो काज होती है। ये तो नॉर्मल होता है, वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो तो फिर वो डाइजीज़ काज करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, डिस्क्राइब हैमबर्गर्स फिनोमेना विद डायग्राम। ये फर्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन से है, जिसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ होती है या बॉडी से रिमूव होती है तो उसको हैमबर्गर्स फिनोमेना कहते हैं। तो ये जिसके अंदर जो है वो क्लोराइड आइंस भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये वाला फिनोमेना जो है वो आप देख लीजिएगा, इजी सा है। तो इसमें डायग्राम उसकी मस्ट है डायग्रामेटिकली, जिसमें इक्वेशन भी जो है वो यूज़ होती है, तो वो इक्वेशन और डायग्राम जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की बेस पे एनिमल्स की क्या क्लासिफिकेशन है, तो इसमें पिक्लोथर्म्स, एंडोथर्म्स और होम्योथर्म्स, एंडो और एक्टोथर्म्स जो है वो सारी इसकी टाइप्स में आ जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की कि उनके अंदर थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट आर कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स, आल्सो गिव एग्जांपल्स। कार्टिलेजिनियस यू नो के जो होते हैं सेमी मूवेबल और साइनोवियल जो होते हैं वो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, तो इनकी टाइप्स भी होती हैं, मींस कि कहाँ पे इनकी लोकेशन होती है वो भी सारा बुक में लिखा हुआ है और एग्जांपल्स भी, तो ये इजी सा है, आप इसको देख लीजिएगा। जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है या स्पोर्ट एंड लोकोमोशन के नाम से है, उसके अंदर ये मिल जाएगा आपको जॉइंट्स वाले टॉपिक में।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास हाउ डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन कैन बी ट्रीटेड बाय फर्स्ट एड। कि बिलफर्ज अगर बोन फ्रैक्चर हो जाती है या स्केलेटन के अंदर कोई डिफॉर्मेशन आ जाती है तो उसको फर्स्ट एड के ज़रिए से कैसे जो है वो ट्रीट किया जाएगा, यानी कोई एक्सीडेंट हो जाए या इस तरह का कोई हो जाए हादसा तो उसमें हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे फर्स्ट एड के ज़रिए। तो उसमें यही है कि पेशेंट को जो है वो ज़्यादा मूवमेंट ना की जाए, जो उसका पार्ट जो है वो ब्रेक हुआ है, कोई बोन ब्रेक हुई है तो उसको हम डिसलोकेट नहीं करेंगे, उसको मूव नहीं करवाएंगे। उसको जो है वहाँ पे कुछ कोल्ड जो ठंडी कोई बर्फ़ है या आइस टाइप है तो उसको वो हम यूज़ करेंगे ताकि इन्फ्लेमेशन जो है वो ना हो, सोजन कम हो, और इस तरह से हम जो है वो फ़र्स्ट एड उसको देंगे। अगर उसका कोई ज़्यादा मसला होगा तो हम उसको एम्बुलेंस के ज़रिए से जो है वो हॉस्पिटल के लिए जो है वो जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास शो बाय डायग्राम दी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी स्पोर्ट वाले चैप्टर से है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, जिसमें कैल्शियम आयंस भी जो है इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बीच में जो है वो इस तरह से स्लाइडिंग के ज़रिए से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, जिसमें एच लाइन जी लाइन की जो है वो फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्टली जो है वो पेपर में रिपीट भी होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ब्रीफली डिस्क्राइब रिफ्लेक्स आर्क विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। रिफ्लेक्स आर्क आप जानते हैं जो बहुत जल्दी में जो काम हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो स्टिमुलस का जो रिस्पांस बहुत क्विकली हो रहा होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्स एक्शन होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ एन सूटेबल एग्जांपल। तो वो एग्जांपल लाजमी मांगता है एग्जामिनर, मोस्टली जो है रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसकी एग्जांपल जो बुक में मोस्टली दी गई है या वैसे हम नॉर्मल डिस्कस करते हैं तो वो हॉट ऑब्जेक्ट्स को टच करके जो है वो फ़ौरन से हैंड को जो है वो पुल बैक करना है। तो ये एक नॉर्मल एग्जांपल है। अगर इसके अलावा अगर आप देना चाहें तो वो ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको नेट से भी मिल जाएंगी, आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो रिफ्लेक्सेशन की मिल जाएंगी। तो आप पेपर में अगर वो दें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगी, सूटेबल रहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। दो किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। एक्साइटेटरी जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, और इनहिबिटरी वो होते हैं जो उसको जो है वो रिड्यूस करते हैं। तो इसका डिफरेंस भी जो है वहाँ पे लिखा हुआ है और इनकी एग्जांपल्स भी वहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जैसे पक्सीनियन कॉर्पक्सल्स हैं, मीजनर्स कॉर्पक्सल्स हैं, ठीक है, नॉसी रिसेप्टर्स हैं, तो उनके क्या क्या फ़ंक्शन हैं और वो उनकी लोकेशन क्या है, तो ये आप वहाँ पे उसको देख लीजिएगा। ये इजी सा टॉपिक है। नेक्स्ट स्टूडेंट व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। हार्मोन की क्या क्या केमिकल नेचर है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचर है इसमें जो है वो आपको मिलेगी। हम अगर इस बात करें तो इसमें आपको स्टेरॉयड मिलेगी, इसमें प्रोटीन नेचर का मिलेगा, इसमें जो है वो आपको अमाइनो फॉर्म में भी मिलेगा, या आप कह सकते हैं कि पेप्टाइड फॉर्म में भी पेप्टाइड फॉर्म में भी जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट नेचर है, केमिकल नेचर है हार्मोन्स की, और डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं और उनका अपना अपना फंक्शन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास हाउ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन और एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के अपोजिट किस तरह से काम कर रहे होते हैं। यू नो कि इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को डिक्रीज़ करता है और ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकागॉन जो है वो उसको इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट जो है वो काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हाउ कैल्शियम लेवल इज़ रेगुलेटेड बिटवीन ब्लड एंड बोन्स। यहाँ पे भी इसी तरह से पूछा गया है। एंटागोनिस्टिक एक्शन जो दो हार्मोन होते हैं बेसिकली, एक का नाम है कैल्सिटोनिन और दूसरा होता है पैराथॉर्मोन। तो ये दो हार्मोन्स जो है ये भी एंटागोनिस्टिक चल रहे होते हैं। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा होता है, ब्लड से कैल्शियम जो है वो बोन्स में डिपॉजिट कर रहा होता है, और जब वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, लेवल बढ़ जाता है, तो फिर पैराथॉर्मोन जो है वो एक्टिवेट होता है और उसका जो है वो बोन से दोबारा ब्लड के अंदर जो है वो डिपॉजिट करवा देता है। तो ये भी एंटागोनिस्टिक एक्शन कर रहे होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन की तरह।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स राइट अबाउट पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड, देयर फंक्शंस, देयर हार्मोन्स एंड फंक्शंस। तो ये दो हार्मोन्स जो है वो साइड बॉक्स में लिखे हुए हैं, ग्लैंड्स जो हैं साइड बॉक्स में लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। पीनियल ग्लैंड यू नो के हाइपोथैलेमस के साथ होता है, जो कि मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है, और ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन जो है रिलीज़ कर रहा होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, रिदम्स, जो बॉडी के अंदर रिदम्स होते हैं उनको जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा हमारे पास है थाइमस, इसका हार्मोन जो होता है वो थाइमोसिन होता है, जो कि किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, टी लैम्फोसाइट्स की मैचुरेशन को, टी लैम्फोसाइट्स। और इसको मैं ज़रा नीचे कर दूँ, ये इस तरह से टी लैम्फोसाइट्स। तो ये दोनों जो है इस तरह से ग्लैंड्स, और थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होता है, ये बिल्कुल आपके जो हार्ट है ना, हार्ट के साथ ही जो आप कहते हैं ना थायराइड ग्लैंड है, उसके आसपास ही होता है कहीं पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास विच हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड फीमेल सेक्स करेक्टर्स। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर सेक्स करेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले कौन से हार्मोन है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, और फीमेल के अंदर जो है वो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, तो जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बायोलॉजिकल रिदम्स और उसकी टाइप्स कौन सी हैं। बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है जो हमारी बॉडी में एक रिदम सा चल रहा होता है, या एनिमल्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बार बार रिपीट हो अपने एक टाइम के मुताबिक, उसको बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। जैसे स्लीप एंड वेक का साइकिल है, डाइजेशन का साइकिल है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन है हो रही है, ये भी एक रिदम सा है। इसकी टाइप्स हैं, यूरनल है, ठीक है, नॉक्टर्नल है, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द माइग्रेशन एंड स्पॉनिंग प्रोसेस ऑफ सॉल्मन। सॉल्मन फिश जो है ये स्पॉनिंग और माइग्रेशन किस तरह से करती है, कि सॉल्मन जो फीमेल होती है वो अपने एग्स जो है वो रिलीज़ कर देती है नेस्ट के अंदर, वहाँ से कोई मेल अगर गुजरता है तो वो अपने स्पर्म रिलीज़ करता है, तो वो स्पॉनिंग प्रोसेस होता है। स्पॉनिंग किसे कहते हैं, स्पॉनिंग कहते हैं फर्टिलाइजेशन को। तो वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब न्यू उसकी सॉल्मन प्रोड्यूस हो जाती है तो वो माइग्रेट करती है, वो फ्रेश, अच्छा ये सारा प्रोसेस फ्रेश वाटर के अंदर हो रहा होता है। फ्रेश वाटर से फिर वो माइग्रेट करके जो है वो सी वाटर की तरफ जाएगा, ठीक है। स्पॉनिंग कहाँ पे हो रही होती है, स्पॉनिंग हो रही होती है फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर से जो है वो आगे जब मेच्योर हो जाती है, यानी मेच्योरनेस के लिए जो है वो सी वाटर की तरफ जो है वो चली जाती है, या अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, अपनी फूड के लिए जो है वो सी वाटर की तरफ चली जाती है। अब जब दोबारा वो एक बिल्कुल मेच्योर हो जाती है तो उसको जब स्पॉनिंग करनी होती है तो वो दोबारा से फ्रेश वाटर की तरफ वापस आ जाती है। तो ये बुक के अंदर गिवन है। व्हाट आर फेरोमोन्स, डिस्क्राइब देयर फंक्शन। फेरोमोन्स क्या हैं, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स हैं लाइक हार्मोन्स, जैसे कि बीज हैं उनके अंदर जो है ये रिलीज़ होते हैं, डिफरेंट फिनोमेना उसको जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। बेसिकली सेक्स फेरोमोन्स भी कुछ होते हैं, कुछ कंट्रोल फेरोमोन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेटिव फेरोमोन्स भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। एक फ्लो चार्ट सा बनाना है जिसमें डिफरेंट मेल जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उनका फंक्शन क्या है, जैसे कि FSH है, LH है, इनहिबिन है, ठीक है, लीडिक सेल्स, सर्टोलाई सेल्स का भी उसमें जिक्र आ जाएगा। तो ये एक ब्रीफ सा जो है वो आपने करना है। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो क्या है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, जो बॉडी से आउटसाइड जो है वो फर्टिलाइजेशन कराई जाती है। मेल से स्पर्म लेके, फीमेल से एग लेके जो है वो उसको फर्टिलाइज़ किया जाता है, फिर दोबारा उसको जो है फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। बाकी की जो डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ न्यूरल क्रस्ट इज फॉर्म्ड, व्हाट इज़ इट्स रोल इन डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट वाले चैप्टर में गिवन है, आप इसको देख लीजिएगा कि न्यूरल क्रस्ट किस तरह से फॉर्म होती है और उसका क्या रोल होता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द चेंजेस अकर इन फीटस ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस आ रही होती हैं फीटस के अंदर, तो ये भी लिखा हुआ है बुक में, आप इसको देख लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। तो ये डिफरेंस बताना है। आइडेंटिकल वो होते हैं जो सेम जाइगोट से जो है वो डेवलप हुए हों। आइडेंटिकल कौन से होते हैं, जो सेम से हुए हों, और
जो फ्रेटर्नल होते हैं ये डिफरेंट जाइगोट से होते हैं, ठीक है। इसलिए आइडेंटिकल ट्विंस सेम जाइगोट, तो हम इसको होमोजाइगोटिक कंडीशन भी कह सकते हैं, और ये हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन, तो ये तरह से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है कंपेयर ब्रेस्ट फीडिंग विद बॉटल फीडिंग, ये भी एक कंपैरिजन दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, टेबल के अंदर, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हैज़ टाइप ए ब्लड ग्रुप वाइल हिज वाइफ इज़ टाइप बी, पर्सन है जिसका ए है और उसकी वाइफ का बी ब्लड ग्रुप है। दे हैव 4 चिल्ड्रन ईच विद डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स ऑफ एबीओ सिस्टम, एक्सप्लेन दैट हाउ इज़ पॉसिबल, उनके 4 बच्चे हैं और चारों का जो है वो एक एक ब्लड ग्रुप है, यानी एक बच्चे का ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए बी और चौथे का ओ। तो ऐसी कौन सी जीनोटाइप होगी जो इसको पॉसिबल बनाएगी? तो जीनोटाइप जो है वो हेट्रो जो है ज़ाइगोटिक कंडीशन होगी, यानी अगर ए की बात करें तो ए जो है वो आई ए और स्मॉल आई होगा, और इसी तरह बी की अगर कंडीशन लेंगे तो ये इस तरह से होगा और स्मॉल आई होगा। तो आप जब इसको क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, आप देखेंगे कि 4 डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ब्रीफली डिस्क्राइब द सेक्स पैटर्न इन ग्रास होपर एंड बर्ड्स, ग्रास होपर और बर्ड्स के अंदर क्या जो है वो सेक्स पैटर्न है। ग्रास होपर के अंदर जो है वो जो मेल होता है वो नल्लोगेमीट होता है, यानी 0 और X होता है, और जो फीमेल होता है वो डबल X होती है। और इस तरह बर्ड्स के अंदर जो है वो बर्ड्स के अंदर जो सेक्स पैटर्न होता है वो ह्यूमंस के बिल्कुल उलट होता है। तो यहाँ पे जो मेल होता है वो होमोजाइगोटिक होता है और फीमेल जो है वो हेट्रोजाइगोटिक होती है, जिसको हम ह्यूमंस वाले सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, या ZW या Z के साथ भी कर सकते हैं, दोनों ही जो है वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है इफ़ बोथ पेरेंट्स आर ए पॉजिटिव एंड हैव एन ओ नेगेटिव चाइल्ड, 2 पेरेंट्स हैं यानी फादर एंड मदर जो है वो ए पॉजिटिव है दोनों, और उनका एक चाइल्ड जो है वो ओ नेगेटिव है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉजिटिव डॉटर एंड ए नेगेटिव सन इन देयर नेक्स्ट प्रोजेनी, कि डॉटर जो है वो ए पॉजिटिव और सन जो है वो ए नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि ए सन जो है वो ए नेगेटिव होगा, कितने चांसेस हैं, और डॉटर जो है वो ए पॉजिटिव होगी, कितने चांसेस हैं। तो ये आप इसको इसी तरह से जो है जिस तरह से ऊपर डिस्कस किया हुआ है आप इसको करें जीनोटाइप इसकी, और क्रॉस करवा के जो है वो चेक कर लें, ये बहुत ईजी है। बाकी उसी तरह से पैटर्न चलेगा जिस तरह से ये ए आई है, और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या होगा, पॉजिटिव के लिए आपको पता है जो RH फैक्टर यूज़ होता है उसका जो जीन होता है वो D होता है, ठीक है। कैपिटल D दोनों होंगे हम होमोजाइगोटिक तो तभी पॉजिटिव होगा, अगर एक होगा तब भी पॉजिटिव, अगर दोनों स्मॉल होंगे यानी ये कंडीशन होगी छोटा d तो ये नेगेटिव को डिनोट करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हाउ डज ब्लड क्लॉट, ब्लड जो है वो कैसे क्लॉट होता है। यू नो के जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो वो किस तरह से ब्लड क्लॉट करती हैं, उसके अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, फिब्रिनोजेंस, फिब्रेंस या फिब्रोनोजेंस, ठीक है, वो रिएक्शंस करती हैं, तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो ब्लड क्लॉटिंग हो रही होती है। तो ये साइड बॉक्स में एक दिया हुआ है, तो ये आप इसको रीड कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा फिनोमेना इसका लिखा हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मॉडल्स दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन, 3 मॉडल्स हैं, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मॉडल। तो ये DNA रेप्लिकेशन के लिए, और सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल आप जानते भी हैं जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ DNA पॉलीमरेजेस डिस्क्राइब देयर फंक्शन, 3 टाइप्स के होते हैं पॉलीमरेज 1, 2 और 3। जो इनमें से मेन होता है वो 3 वाला होता है, सबसे मेन जो होता है वो 3 होता है, उसके बाद 2 होता है और उसके बाद 1 होता है। तो उनके क्या फंक्शन है ये भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन आती है, 2 तरह की आती है। एक तो 7-GTP जो है 7-मिथाइल GTP जो है वो हेड कैप बनती है, और दूसरा पॉली A टेल बनती है। एक तो ये मॉडिफिकेशन है, दूसरी मॉडिफिकेशन जो है वो स्प्लाइसिंग एक्टिविटी होती है, जिसमें स्प्लाइसिसोम जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव करके जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है और एक्सट्रॉन पोर्शन जो है वो रह जाते हैं। और ये सारी एक्टिविटी इसलिए की जाती है, जो कैप और टेल वाली एक्टिविटी है वो इसलिए की जाती है ताकि उसको जो है वो डिग्रेडेशन से बचाया जा सके, और इंट्रॉन्स जो कि वो जंक DNA पार्ट होता है तो उसके लिए उसको रिमूव किया जाता है, वो यूज़लेस होता है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे यूनिवर्सल होता है और नॉन ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। इस तरह से 3-4 करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है प्रूव दैट फिनाइलकेटोनूरिया इज़ कॉज ड्यू टू जीन म्यूटेशन। प्रूव करें कि फिनाइलकेटोनूरिया जो है वो जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। इसको प्रूव कैसे करेंगे कि आप बताएंगे कि किस वजह से होता है, इसकी कॉज बतानी है। तो वो आप जानते हैं फिनाइल एलानिन जो है वो उसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही होती या उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो रही होती प्रॉपर तरीके से। जो हमारी न्यू बेबी बॉर्न जो होता है उसकी बॉडी के अंदर एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन, उसकी जब ब्रेकडाउन नहीं हो रही होती तो उसको हम कहते हैं वो कंडीशन को फिनाइलकेटोनूरिया। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है जिसकी एब्सेंस की वजह से जो है ये सारा हो रहा होता है। और उसकी एब्सेंस किस वजह से होती है, वो जीन म्यूटेशन की वजह से होती है। वो बनता ही नहीं है जीन म्यूटेशन की वजह से, तो इसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, जीन म्यूटेशन भी कहते हैं। तो वो फिनाइल एलानिन जो है वो आई थिंक ट्रिप्सिन के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन होता है, मे भी इसी तरह का कोई नाम है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ लमार्किज्म। लमार्किज्म जो है वो लमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कोताहियाँ कमियाँ हैं। तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको वो डिस्कस नहीं कर पाया था, यानी उसके जो भी उसकी रिसर्च थी उसका कोई प्रूव नहीं था उसके पास, उसकी कोई जेनेटिक बेसिस नहीं थी, वो सिर्फ एक किस्म की जो है वो थ्योरेटिकल बेस थी। तो इस वजह से वो ड्रॉबैक्स आ गए थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट चेंज अलील फ्रिक्वेंसीज़। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी? नॉन रैंडम मैटिंग है, ठीक है, जीन फ्लो है, म्यूटेशन है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो अलील फ्रिक्वेंसीज़ को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ब्रीफली डिस्क्राइब मोस्ट स्टेज एंड हर स्टेज अकर ड्यूरिंग ज़ीरार्क सक्सेशन। वैसे इसकी हर जो स्टेज है वो इम्पॉर्टेंट है, 7 स्टेजेस हैं आप जानते हैं। लॉन्ग के हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ज़ीरार्क सक्सेशन। अगर इनमें से कोई 1-2 स्टेज आ भी जाए तो आपको पता होनी चाहिए। मैंने वैसे यहाँ पे जो है वो मोस्ट स्टेज और हर स्टेज लिखी है। आई थिंक मुझे तो यही इंपॉर्टेंट लग रही थी अभी के लिए। तो वैसे आप जो है वो सारी स्टेजेस पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सारी ही हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स व्हाट आर द वेज थ्रू विच नाइट्रोजन गैस कैन बी फिक्स्ड। कौन से तरीके हैं जिनसे नाइट्रोजन गैस जो है वो फिक्स की जाती है या नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और तीसरी इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। 3 तरीके हैं। नेक्स्ट है इनलिस्ट इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं जी? आप जानते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसको जो है वो किल करती है। हमारे लिए जो है वो डाइजीज़ काजिंग होती है। इसी तरह से बिल्डिंग्स जो हैं वो उनको भी जो है वो डिमोलिश करती है, डिस्ट्रॉय करती है। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी बुक में गिवन हैं, देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज। ये 2 किस्म के एंजाइम्स हैं जो यूज़ होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या काम होता है? स्पेशल स्टिकी एंड से जो है वो डीएनए को कट करता है। और डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है? जो 2 डिफरेंट डीएनएस को जो है वो जोड़ता है। तो सॉरी, वैसे इनके बहुत इंटरेस्टिंग से नाम ये भी बन सकते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर सीजर एंड मॉलिक्यूलर ग्लू। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जो है वो हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं और डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है इन नामों से। तो ये इन्हीं के ही नाम है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर को कहते हैं, डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू को कहते हैं। ग्लू मींस जोड़ना, इसी तरह लाइगेज भी जोड़ने का काम करता है। सीजर का काम क्या होता है? काटना। इसी तरह एंडोन्यूक्लियस जो है इसका काम भी काटना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स व्हाट आर द मेजर स्टेप्स ऑन विच डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक बेस्ड ऑन। 3 मेजर स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, जिसमें हम डीएनए को जो है वो तरतीब देते हैं, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो उसके बाद जो है वो सीक्वेंसिंग की जाती है। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का क्या मैकेनिज्म है जी? इस 2 तरह से की जाती है, इन वीवो भी और एक्स वीवो, इन विट्रो भी। इन वीवो क्या है कि आप जो नॉर्मल जीन है उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दें, वो खुद ब खुद जाकर जो है वो इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पे उसकी जगह है, उसको रिप्लेस कर देगा जो डिफेक्टिव जीन है। दूसरा तरीका यह है कि जो डिफेक्टिव जीन है उसके सेल्स को निकालें, वहाँ से जीन निकालें डिफेक्टिव जीन, और उसकी जगह जो है वो नॉर्मल जीन जो है वो या इफेक्टिव जीन इंसर्ट करें,
और फिर उन्हीं सेल्स को दोबारा बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दें। तो 2 तरीके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है जी। वैक्सीनेशन के ज़रिए से हम बीमारियों से जो है वो बचे रहते हैं। फ्यूचर के लिए भी जो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि जो है हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फ्यूचर डिजीज़ के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रखती है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरी बुक के हवाले से। सॉरी, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ, जनरल क्वेश्चन है या इससे सब्जेक्ट रेलेवेंट है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई कॉन्सेप्चुअल होगा या कुछ भी, तो आप उस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।